हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन का मॉडल पेपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बस कुछ घंटे बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है शैक्षिक मूल्यांकन का। अगर आप ये मॉडल पेपर सॉल्व करते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका 120 मिनट में यानी 2 घंटे में आपका 40 क्वेश्चंस हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम अधिक लेट ना करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम उनसे बोल दें कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुँचे हर क्लास, हर वीडियो, हर अपडेट, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। और अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों बहनों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि यह आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध और नवाचार। यह आपका 2 घंटे का होगा। इसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है, इसमें आपको 15 प्रश्न मिल जाएंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहारिक परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव या उपरोक्त सभी। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी कहा था और मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि जहां पर भी आपको दिखे उपरोक्त सभी, 98% आपका उपरोक्त सभी ही सही हो जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। दोस्तों, किससे होती है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किससे होती है? छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज या सभी में? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर मूल्यांकन की बात की जा रही है तो दोस्तों, मूल्यांकन सबका होता है, ठीक है, शिक्षक का, छात्र का, अभिभावक का और समाज का होता है। यानी इसमें आपका हो जाएगा डी वाला, सभी को, ठीक है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? दोस्तों, मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं यहाँ पर ये बताना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, ठीक है दोस्तों। मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं? मूल्यांकन के पक्ष आपके 3 हैं। कौन कौन से हैं अगर पूछ ले आपसे लॉन्ग में, तो आपको लिखना है कि पहला आपका संज्ञानात्मक, दूसरा आपका भावात्मक और तीसरा आपका हो जाएगा कौशलात्मक, ठीक है दोस्तों। तो मूल्यांकन के आपके 3 पक्ष हो जाएंगे। आइए अब यहाँ देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन से। मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र की बात यहाँ पे की जा रही है। जब दोस्तों यहाँ पे केंद्र की बात की जा रही है तो आपके अध्यापक, प्राचार्य, विद्यालय नहीं होगा, आपके होंगे विद्यार्थी। ओके दोस्तों, विद्यार्थी ही मूल्यांकन के केंद्र होते हैं। पांचवा यहाँ पे आपका है कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार, या फिर सुविधानुसार लेना दोस्तों, या फिर सत्र प्रारंभ और दोस्तों खत्म होने तक बच्चे का मूल्यांकन करते रहना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सबसे आसान क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। इसमें आप बच्चों का मूल्यांकन रोज लेते हो। ओके दोस्तों, रोज आप बच्चे का मूल्यांकन अपने अपने तरीकों से लेते रहते हो। आइए अब यहाँ पे आपका छठवां है कि शैक्षिक शोध को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है? शैक्षिक शोध को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 5वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां यहाँ पे आपका है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार आपका क्या होगा? दोस्तों, इसमें भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्यांकन आंकना, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा? मूल आंकना। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका ठीक है हो जाएगा मूल्य आंकना। यानी दोस्तों आपका जो गलत है वही आपका सही है, जो आपका सही है वही आपका गलत है, ठीक है। इसमें आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन
ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तीनों आते हैं, लेकिन द वाला आपका नहीं आएगा। अब यहाँ बात की जा रही है ब्लूप्रिंट। दोस्तों हमने आपको ब्लूप्रिंट से बहुविकल्पीय लॉन्ग क्वेश्चन में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, पूरा व्याख्या भी हमने किया था। अगर आपने क्लास ले रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा प्रश्न पत्र पर आधारशिला। ओके दोस्तों, ये आपका ब्लूप्रिंट किस पे काम आता है? यह आपका प्रश्न पत्र तैयार करने में काम आता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखते हैं हम, क्रियात्मक शोध का मूल्यांकन आधार है। क्रियात्मक शोध का मूल्यांकन सॉरी दोस्तों, क्रियात्मक शोध का मूल्य आधार होता है। तो ये आप लोग क्या होगा, क्रियात्मक शोध का मूल्य आधार क्या होता है दोस्तों? चलिए कोई बात नहीं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? कभी कभी होता क्या है कि जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन से मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, सबसे होता है। चलिए, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ओके दोस्तों, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। समस्या हमारा है तो उसको हम ही सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। एग्जाम आपका है, एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा, हम आकर आपका एग्जाम नहीं देंगे दोस्तों। अगर हमको देना होता तो हम 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर देते। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन से, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर आपका कहलाएगा परिकल्पना या उपकल्पना, ठीक है, परिकल्पना या उपकल्पना। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन से, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा निष्कर्ष। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह दोस्तों स्मृति संबंधित प्रश्न है, ठीक है। आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन से, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? आपने एनसीसी का नाम तो सुना होगा, आपने स्काउट गाइड का नाम सुना होगा, आपने रेड क्रॉस संस्था का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। जैसे आपका एनसीसी होता है दोस्तों, एनसीसी आपका बड़ा होता है, लेकिन स्काउट गाइड आपका एनसीसी से हल्का सा छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। एनसीसी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा उत्तर उपरोक्त सभी, ठीक है। ये आपके दा वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन से, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न नहीं है? निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न नहीं है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाओगी, ठीक है दोस्तों। और आप लोग बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मापन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है दोस्तों? यह क्लास अधिक लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर हम आपको हर टाइप के प्रश्नों को दिखाते हुए कुछ प्रश्न के बारे में समझाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को पढ़कर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बस कुछ घंटे बाद होने वाला है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे और आपका टाइम बर्बाद हो, ठीक है। चलिए, मापन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? मापन दोस्तों, मापन हर व्यक्ति का होता है, ठीक है दोस्तों। मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को ऐसे शब्द, अंक, अक्षर अथवा संकेत प्रदान किए जाते हैं जो व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित संबंधित गुण के प्रकार अथवा मात्रा को स्पष्ट करते हैं। यही मापन की प्रक्रिया होती है। ओके दोस्तों, देखिए मापन में आपके शब्द, अंक, अक्षरों का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों, अगर आप तेल को नापते हो तो आप तेल को किस में नापते हो, ठीक है, आप नापते हो उसको लीटर में, 1 लीटर, ठीक है, 2 लीटर। उसी प्रकार यह आपका अंक, शब्द, अक्षर में काम आता है। व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? व्यापक मूल्यांकन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो विद्यार्थी के
ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। ओके दोस्तों, व्यापक आकलन करती है। मैं आपको बता दूं कि मापन प्रक्रिया की बात करें उसमें आपका अंक का प्रयोग होता है, लेकिन मापन में, ठीक है, और मूल्यांकन में आपका अंक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मापन आए वहाँ आपको अंक लिखना है, लेकिन अगर व्यापक मूल्यांकन आए वहाँ पे आपको अंक नहीं लिखना है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन को संज्ञान आयोग ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक से ही नापते हैं। अब यहाँ देखते हैं परीक्षण। दोस्तों परीक्षण, एक मिनट, हाँ, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों जैसे कि जब भी आप कोई भी खाने वाला सामान लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक्सपायर डेट लिखा होता है। ओके दोस्तों, जब भी आप कोई सामान लेते हो तो उसमें आप देखते हो ना कि आखिर इसका एक्सपायरी डेट क्या है। ओके दोस्तों, या कि इसमें कितने प्रोटीन है, इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या है, इसमें कितना शुगर है, कितना फैट है। दोस्तों कहीं ना कहीं यह आपका परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। देखिए दोस्तों, नवाचार का अर्थ क्या होता है? कुछ नया करना। ठीक है दोस्तों, कुछ है नया करना। जब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया होगा तभी जाकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। ओके दोस्तों, क्या होगा? तभी जाकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा और बच्चे का कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा। इसीलिए हमेशा शिक्षा में नवाचार का होना बहुत ही आवश्यक है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, आप किताब के शब्दों में भी लिख सकते हो। ओके, दोनों आपका सही जाएगा। शैक्षिक शोध क्या होता है? शैक्षिक शोध के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि देखिए दोस्तों, अब शैक्षिक शोध की बात यहाँ पे की जा रही है, आप इसका उत्तर देखिए। शिक्षण की समस्याओं तथा विद्यार्थियों के व्यवहार के विकास से संबंधित है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मिनट, तो उल्टा हो गया कैसे दोस्तों? एक मिनट, ये उल्टा हो गया। अरे भाई, उल्टा क्यों हो रहे हो दोस्तों? ये बोल रहा है कि हम उल्टा ही रहेंगे। अब सभी समस्याओं पर शोध शैक्षिक शोध कहलाता है। इस प्रकार शैक्षिक शोध की प्रक्रिया है, शैक्षिक शोध वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। अब यहाँ दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करिए। दोस्तों यहाँ क्रियात्मक शोध की बात की जा रही है। दोस्तों करना यानी क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। ठीक है, क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति व समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास करना। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक दो नहीं, यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं। आप इनमें से कोई भी दो लिखकर आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना दोस्तों क्या है? समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान परिकल्पना होता है। समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान परिकल्पना होता है। परिकल्पना का अर्थ एक उपकथन से होता है जो किसी समस्या की अवधारणा होती है तथा अनुसंधानकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो परिकल्पना आपका क्या है? यह समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान परिकल्पना कहलाता है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा की उपयोगिता तो लिखना है। दोस्तों अगर हम आपसे लिखित कार्य करेंगे, आपके अंदर कौन कौन सी नई नई चीज़ों का विकास होगा, आप उसको बारे में लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और लिखकर आप लोग एग्जाम में आ जाइएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकताओं के बारे में लिखना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों को समझकर आप अपने तरीके से लिखिए। आप इन सब चीज़ों को
कभी भी रट्टा मारकर याद नहीं कर पाओगे। अगर करोगे तो दोस्तों भूल जाएगा, यह आपके लिए लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा। ठीक है, प्रश्नों को समझो, उसके बाद आप उसका उत्तर दो। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, यहाँ आपसे सामाजिक की बात क्या रही है। अगर दोस्तों मान लो समाज में किसी का भी मूल्यांकन ना हो तो कौन अच्छा कौन बुरा आप कैसे जान पाओगे। जब दोस्तों आपके गांव में चुनाव होता है, ठीक है, जब आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो आप याद करिए, आप मूल्यांकन करते हो कि आखिर कौन से प्रधान जी अच्छे थे, कौन से प्रधान जी अच्छे नहीं थे, किसको हम वोट देंगे, किसको हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, ये सब आपके सामाजिक कौशल मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे आपको उपकरण लिखना है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको आवश्यकता भी यहाँ पर मिल गई है, यहाँ आप इसको भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मांसपेशियों की बात की जा रही है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको मांसपेशियों के मूल्यांकन के पक्ष से संबंधित बातों को लिखना है। देखिए दोस्तों, मांसपेशियों को हम लोग क्रियात्मक तथा शारीरिक कौशल संबंधित पक्ष से संबंधित होती है। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है, आप दोस्तों इसको खुद ही लिख सकते हो अपने तरीके से। जैसे यहाँ पे आपका है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं दोस्तों। वाद विवाद झगड़ा, ठीक है दोस्तों, परिचय दोस्तों, ये सब आपके मतलब जो काम दोस्तों आप मौखिक रूप से करते हो, बोल के आप करते हो, वह आपका कहीं ना कहीं मौखिक के रूप में आ जाएगा। चलिए, जस्ट यहाँ पे आपका है कि उपचारात्मक शिक्षण के कोई 2 विधियाँ लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 नहीं, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा और आप इसको आराम से लिख लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप नेक्स्ट की क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता यहाँ पे आपको बताना है। शिक्षा में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता इस प्रकार है। पहला आपका है कि शैक्षिक क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यांकन की स्थापना के लिए क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है। सेकंड आपका है कि छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए भी इसमें आवश्यक है क्रियात्मक शोध का। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि विद्यालय की प्राचार्य तथा रूढ़िवादिता पद्धतियों में सुधार के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। बताइए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करिए। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके दोस्तों, आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सुन लीजिए, मूल्यांकन के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित, निरीक्षण, रचनात्मक और आकलिक। ओके, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट, प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट करिए। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट करना है। प्रश्न दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके दोस्तों, आपके पेपर में खुद ही प्रश्न दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपके पेपर में खुद ही 3 टाइप के दिए गए हैं प्रश्न, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें हम लोग इसको इतने शब्दों में लिखते हैं। ओके दोस्तों, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ पे आपको मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को समझाना है। तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको ठीक है मिल जाएगा। उस तरीके क्रिया करना, देखिए क्रियात्मक पक्ष यानी क्रिया, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे शरीर, हमारे मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, तो आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से एक एक हेडिंग डालकर आप आराम से लिखिएगा। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 2 घंटा दोस्तों बहुत ठीक है अधिक होता है, ना कि कम होता है। 2 घंटा आपके लिए बहुत है। शैक्षिक नवाचार का महत्व बताइए दोस्तों। यहाँ पे आपको शैक्षिक नवाचार के बारे में बताना है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ फिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए।
यहाँ पे आपका है क्रियात्मक शोध के चरणों को आपको यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर भी आपको हेडिंग पे हेडिंग मिलते जा रहे हैं, आपको ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको हर क्वेश्चंस को अधिक लंबा करके नहीं लिखना है, ठीक है। अपने टाइम के अनुसार, अपने स्पीड के अनुसार आराम से लिखते हुए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि परीक्षण एवं मापन में अंतर आपको बताना है। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। एक बार दोस्तों आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। यहाँ पे आपको परीक्षण एवं मापन के अंतर के बारे में बताना है, ठीक है। आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ कहा गया है कि मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि मापन का संबंध भौतिक गुणों में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जो अगर बस केवल आप एक याद कर लो, ठीक है। आप इसको अपने मन से खुद ब खुद लिख सकते हो, ठीक है। इसका नेगेटिव आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसका नेगेटिव आपको इसमें लिखना है या फिर इसका नेगेटिव आपको इसमें लिखना है। दोनों में से आप किसी एक को याद कर लोगे, आराम से आप लिख कर आ जाओगे। सेमेस्टर पद्धति से क्या आशा है दोस्तों, आप सबका सेमेस्टर एग्जाम होता है, आप लोग अपने अनुभव को भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपका क्वेश्चन कन्फर्म है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्वलन से क्या तात्पर्य है। आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आ जाएगा आपको। अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लास ये वाला। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, लेकिन समझते हुए पढ़िए आप लोग। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता आपको बताना है। यहाँ पे आपको एक उत्तम परीक्षण की विशेषता बताना है दोस्तों, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपको आपसे एक ही पूछा गया है तो आपको एक ही लिख के आना है और आपको अलग चीज़ लिख के कभी भी नहीं आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो दोस्तों देखिए, जब आप प्रार्थना करते हो तो उसमें आपको नए नए चीज़ों को शामिल करना चाहिए। वो कौन कौन चीज़ें हैं आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना यहाँ पे आपको करना है। तो आप दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप एक बार पहले इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को आप शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।